महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के ठीक बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। उसकी अगली सुबह शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए 23 तारीख की शाम तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही है। आखिर संजय राउत के इस दावे को किस हद तक विश्वसनीय माना जा सकता है? क्या उनका यह बयान उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक रणनीति है जिसके तहत एग्जिट पोल के जरिए कथित तौर पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खेल करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि संजय राउत ने दावा किया है, उसका मुकाबला करने के लिए ही क्या संजय राउत ने यह बयान दिया है, या फिर महाराष्ट्र चुनाव की परिस्थितियां संजय राउत के इस दावे की पुष्टि करती हैं? इस पॉडकास्ट में हम यह डिकोड करने की कोशिश करेंगे आखिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद 23 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर आपके साथ मैं देश दुनिया में बदलाव के नए ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, राजनीतिक सामाजिक हलचलों की पीछे की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करता हूं, और इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करने का जो दावा किया है, आखिर इसे किस रूप में डिकोड किया जाए। जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति गठबंधन को जो एज दिखाया जा रहा है, उसे संजय राउत ने सिरे से खारिज कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र। तो क्या संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 तारीख को सरकार बनाने का जो उन्होंने दावा ठोका है, उसे हम भारतीय जनता पार्टी के इस कथित षड्यंत्र का मुकाबला करने की कोशिश में देखें, या फिर उनके दावे में वाकई सच्चाई है? क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के तमाम क्षेत्रों से आए रुझान के आधार पर ही संजय राउत बेहद मजबूती से यह दावा कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उनके इस दावे को हमें महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक परिस्थितियां पूरे महाराष्ट्र में देखी गई, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और उन परिस्थितियों में हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातों पर गौर करना पड़ेगा। पहला, तमाम टीवी चैनलों के जो पत्रकार महाराष्ट्र के जमीन से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन टीवी चैनलों में जो देखा गया, उसमें जनता का जो रुझान सामने आया, उसमें कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण थी। चाहे वह महाराष्ट्र में विदर्भ हो, चाहे वह पश्चिमी महाराष्ट्र, हर तरफ महाराष्ट्र की आम जनता जो रोजमर्रा के जीवन में जरूरत की चीजों की महंगाई की बात है, वह बेहद प्रमुखता से आ रही थी। लोग जगह जगह शिकायत कर रहे थे। जो एक और मुद्दा सबसे प्रमुखता से महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों से उभरते हुए देखा गया, जिसमें जनता यह शिकायत कर रही थी कि बेरोजगारी भयावह रूप से बढ़ गई है। पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वह आदिवासी इलाके हो, चाहे वह किसान बेल्ट वाला महाराष्ट्र का इलाका हो, विदर्भ का इलाका हो, या मुंबई के आसपास का इलाका, महंगाई और बेरोजगारी आम जनता की जुबान पर थी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम यह मान सकते हैं कि इस चुनाव में जनता के सामने ये दोनों ही मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण थे। और ये दोनों मुद्दे ही, चाहे वह नेशनल न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया के चैनल, इन सभी जगहों पर बेहद हावी देखे गए। क्या हम मान सकते हैं कि जो मुद्दे जनता के सिर चढ़कर बोल रहे थे, वह चुनाव के दिन ईवीएम मशीनों में दर्ज नहीं हुआ होगा? अगर हम मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, तो धारावी एक बड़ा मुद्दा था, जिसे बेहद ही प्रमुखता से उद्धव ठाकरे ने और राहुल गांधी ने अपने भाषणों में उठाया। और जनता के बीच से जो प्रतिक्रियाएं चैनलों पर देखी गई, उनमें इसका इको भी सुनाई पड़ा। महाराष्ट्र के किसान बेल्ट में सोयाबीन का भाव, कपास का भाव किसानों की जुबान पर था, और तमाम विश्लेषक मान रहे थे कि इनका दाम और एमएसपी किसान बेल्ट में बड़ी ही प्रमुखता से वोटों के रुझान में दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ किसानों में टमाटर और प्याज के दाम को लेकर भी आक्रोश देखा गया। सवाल उठेगा कि ऐसा आक्रोश तो हरियाणा में भी देखा गया, जहां गांवों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों, प्रत्याशियों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे थे। क्या महाराष्ट्र में भी यह आक्रोश चुनाव के दिन बिल्कुल गायब हो गया? जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजों में हम देख सकते हैं कि जिस महायुति की सरकार को और केंद्र
केंद्र की भाजपा सरकार को आम जनता में महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बताया गया था। एग्जिट पोल के नतीजों में उस महायुति को बढ़त दिखाई गई है और उसे सरकार बनाने की स्थिति में बताया गया है। महाराष्ट्र में जनता के बीच इस आक्रोश में कुछ और भी बातें थी जो हरियाणा से अलग थी। जनता में एक सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति भी देखी गई और 4-5 महीने पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बम्पर जीत का कारण भी दरअसल यह सहानुभूति की लहर थी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उद्योग धंधों को जिस प्रकार से महाराष्ट्र के बजाय गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा है, यह भी महाराष्ट्र की आम जनता में बड़े आक्रोश का कारण था और ये परिस्थितियां लगातार बनी हुई है। अगर हम मराठा आंदोलन की बात छोड़ भी दें या इस तरह के किसी भी भावनात्मक मुद्दे की बात छोड़ भी दें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है महाराष्ट्र की आम जनता में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भयंकर आक्रोश, किसानों में उनकी फसलों के दाम को लेकर आक्रोश, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश, उद्योग धंधों का महाराष्ट्र से बाहर जाने को लेकर आक्रोश। दरअसल ये वे मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में बड़ी गहराई से काम करते हैं। भावनात्मक मुद्दों की बजाय रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये मुद्दे उस समय निर्णायक हो जाते हैं जब वे ईवीएम पर बटन दबाने जाते हैं। और इसलिए जिंदगी से जुड़े इन बुनियादी मुद्दों के मौजूद रहने पर सत्ताधारी पार्टी जब खजाना खोलकर वोटरों को रुझाने की कोशिश करती है, उस समय उनके ये प्रलोभन अक्सर जनता के बीच नाकाम साबित होते देखे गए। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता के बीच दरअसल उनके रोजी रोजगार और आर्थिक जीवन के मुद्दे ही सबसे ज्यादा हावी देखे गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जब महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए गए, तो उसका विरोध खुद महायुति गठबंधन के बड़े नेताओं की तरफ से ही हुआ। यह अपने आप में बताता है महाराष्ट्र की जनता में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे। तमाम पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, एक्सपर्ट्स में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक स्पष्ट राय देने से बचने की कोशिश देखी गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो हालात वे जमीन पर देख रहे थे और जिसके आधार पर उन्होंने फैसला दिया था कि हरियाणा की जनता में जिस तरह की सत्ता विरोधी लहर है उसमें कांग्रेस की सरकार बननी तय है, और नतीजे बिल्कुल उलटते देखे गए। इसी वजह से तमाम विश्लेषक महाराष्ट्र चुनाव को लेकर खामोशी बरतते देखे गए हैं और वे कहते देखे गए कि अगर हरियाणा में जनता में सत्ता विरोधी लहर के इतने तगड़े होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है तो कहीं भी बन सकती है। क्या हम इसे महाराष्ट्र पर लागू कर सकते हैं? इस मामले में महाराष्ट्र की परिस्थितियां दरअसल हरियाणा से अलग हैं। एक प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र का आकार प्रकार अपने आप में बताता है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के चुनाव को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बाधा महाराष्ट्र का आकार है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया है। भले ही जैसा कि विश्लेषक बता रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद में खुलकर आरएसएस खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र का इतना बड़ा आकार अपने आप में इस तरह के तमाम प्रयासों को कमजोर कर देने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जमीनी परिस्थितियां हरियाणा से बिल्कुल अलग है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के सामने विपक्षी पार्टियों की मजबूत स्थिति भी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस थी, जिसके प्रदेश के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के आरोप लग चुके हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर हरियाणा में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और वर्षों से यही स्थिति है। महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में हर जगह महाविकास आघाड़ी के घटक दलों यानी शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस का मजबूत संगठन है, जिससे मुकाबला किए बिना चुनाव के नतीजों को पलटना आसान नहीं। और महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने चुनाव प्रचार के दौरान ही सत्ताधारी पार्टी की स्थिति और विपक्ष की स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया, और वह तथ्य था शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार का बयान। वोटिंग से चंद दिन पहले अजीत पवार ने इस बयान के जरिए जैसे कि महाराष्ट्र में एक बम फोड़ा था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि अडानी के घर, अडानी की मौजूदगी में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और खुद उनके बीच एक मीटिंग कुछ साल पहले हुई थी। कैमरे पर दिए गए अपने बयान से वे अगले ही दिन मुकर गए और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन इस बयान के जरिए उन्होंने जो ब्लास्ट किया था आखिर उसका मकसद क्या था? अजित पवार के इस बयान में दरअसल महाराष्ट्र के पूरे चुनाव को समझने की चाबी है। अजित पवार ने ऐसा बयान 1-2 साल पहले भी दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि एक उद्योगपति के घर मीटिंग हुई थी। आखिर अजित पवार को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वे अपने बयान में अडानी का नाम ले? यह अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति गठबंधन के हालात को आंखों के सामने खोल कर रख देता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को जानने वाले यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके गठबंधन
गठबंधन की तरफ से कोई विवादास्पद बयान कोई नेता अगर देता है तो वह बयान अनायास नहीं दिया, उसमें गठबंधन के टॉप लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप की सहमति होती है और किसी न किसी राजनीतिक मकसद को साधने के लिए ही भाजपा के गठबंधन या खुद भाजपा के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं। तो आखिर अजित पवार ने जब इतना बड़ा बयान दिया तो यह खुद अजित पवार का अपना निजी बयान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस बयान के पीछे भाजपा की मंजूरी रही होगी। तो आखिर इस बयान के जरिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मकसद साधने की कोशिश की, किस मजबूरी के तहत उसे अडानी का नाम सामने आने की मंजूरी देनी पड़ी? क्या हम मान ले कि महाराष्ट्र चुनाव के करीब आते आते महायुति गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो गया कि लाड़की बहना की जो योजना एकनाथ शिंदे सरकार ने कुछ महीने पहले शुरू की, उसके जितने असर की उम्मीद सत्ताधारी पार्टी को थी उतना असर होते हुए जमीन पर नहीं देखा गया और ऐसी स्थिति में महायुति की स्थिति कमजोर है। क्या इसी से उबरने के लिए महायुति गठबंधन की तरफ से शरद पवार पर निशाना किया गया? लेकिन हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, तो उम्मीद की जाती है कि विधानसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन और भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे एकनाथ शिंदे का चेहरा सामने है। लेकिन अजित पवार गुट का प्रदर्शन अगर खराब भी होता है तब भी अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो तो महायुति की सरकार दोबारा वापस आ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद करीब करीब 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और जैसा कि आरोप है कि भाजपा की तरफ से 15-16 कैंडिडेट दूसरी पार्टियों की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो संख्या बताई जा रही है वह करीब 165-66 के आसपास है। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा और इसके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तो महायुति की सरकार वापस लौट सकती है। तो आखिर महायुति गठबंधन में विश्वास की कमी कहां देखी गई, जिसकी वजह से अजित पवार को शरद पवार पर निशाना साधना पड़ा? अगर अजित पवार को छोड़ दें तो महायुति गठबंधन के बाकी दोनों घटक दलों यानी एकनाथ शिंदे और भाजपा में भारतीय जनता पार्टी भी बेहद कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्तों में महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत में जो बात सामने आई कि महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में तमाम समुदायों के बीच महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और महाराष्ट्र से उद्योग धंधों को बाहर जाने को जिस तरह से जनता बेरोजगारी से जोड़कर देख रही है, ऐसे में जनता के आक्रोश की गाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर भी पड़ सकती है और ऐसे में चुनावी नतीजे में अजित पवार के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। और इसीलिए अगर एकनाथ शिंदे के गुट का प्रदर्शन बेहतर हो तब भी अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन से महायुति को झटका लग सकता है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह थी कि महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही घोषित रूप से 150 यानी आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों में उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और महायुति गठबंधन महाराष्ट्र की आधी सीटों पर इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम अजित पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सीटों को मिला लें तो यह करीब करीब 200 के आसपास जाता है, जहां पर इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। 200 सीटों पर अगर महायुति को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा तो महायुति गठबंधन की सीटें दरअसल इतनी भी नहीं रहेंगी कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करने की स्थिति में बचे। तो क्या अजित पवार के इस बयान का निशाना शरद पवार को इसलिए बनाया गया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो 80-85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 80 के आसपास सीटों पर सीधे हमला किया गया। शरद पवार को कटघरे में खड़ा करके इन 80 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को उस परिस्थिति में धकेला जा सकता है जहां पर शरद पवार की इमेज पर अगर दाग पड़े तो वह धब्बा महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद झटका देने वाला साबित हो। और क्या इसीलिए अजित पवार ने वोटिंग से कुछ दिनों पहले ऐसा बड़ा विस्फोट किया था? अगर महायुति गठबंधन अडानी का नाम लेकर इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए मजबूर हुई तो निश्चित रूप से इसका मतलब बेहद साफ है कि महायुति महाराष्ट्र चुनाव में परिस्थितियों को अपने हाथ से खिसकते हुए देख चुका है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।